नमस्कार दोस्तों, जुर्म की दास्तां के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आज की कहानी से आपको कुछ न कुछ जरूर सीखने को मिलेगा, जिससे आप अपने आसपास की जिंदगी को बेहतर बना सकें। इसी उम्मीद के साथ चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी ने सन 2022 में सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी। ऐसी कहानी जो आपने ना पहले कभी सुनी होगी और ना ही शायद कभी सोची होगी। दिल दहला देने वाली कहानी, दरिंदगी के इम्तिहान की कहानी। जी हाँ, हम श्रद्धा मर्डर केस की बात कर रहे हैं। एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका का इतनी बेरहमी से कत्ल किया कि सोचते ही आपकी रूह कांप उठी। क्या है 18 मई की उस दर्दनाक रात की सच्चाई? ऐसा क्या हुआ कि अपनी प्रेमिका को 35 टुकड़ों में काट दिया? आप सोचिए, क्या बीती होगी उस बाप पे जब उसको पता चला होगा कि उसकी लाडली बेटी की ऐसी खौफनाक मौत हो। क्या ये सब एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ है? क्या श्रद्धा अपने आप को इन सब से निकाल सकती थी? क्या दिल्ली पुलिस आफताब को फांसी के फंदे तक पहुंचा पाएगी? और सीमा कुशवाहा की इस केस में क्या भूमिका रहेगी? जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब और इस केस से जुड़ी पूरी कहानी और लेटेस्ट अपडेट्स। इसलिए आप हमारे साथ अंत तक बने रहें। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें और मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है। इस कहानी के मेनली दो ही किरदार हैं। एक श्रद्धा वॉलकर, जिनका कत्ल हो गया है, और दूसरे आफताब अमीन पूनावाला, जिन्होंने इस कत्ल को अंजाम दिया है और दिल्ली पुलिस के सामने कबूला। इस कहानी की शुरुआत होती है महाराष्ट्र के एक छोटे से शहर पालघर से। पालघर शहर में विकास वॉलकर अपनी वाइफ सुमन वॉलकर, 27 साल की बेटी श्रद्धा वॉलकर और 23 साल का बेटा श्रीजय वॉलकर के साथ रहते। सब कुछ ठीक चल रहा था। साल 2018 में श्रद्धा नौकरी के सिलसिले में मुंबई चली जाती है। मुंबई के मलाड में उसे एक कॉल सेंटर में नौकरी भी मिल जाती है और वो वहीं पे फिर रहने लग जाती है। वहां पे श्रद्धा की मुलाकात आफताब अमीन पूनावाला से होती है, जो 30 साल का था। इन दोनों की मुलाकात एक डेटिंग ऐप से होती है। आफताब होटल मैनेजमेंट का कोर्स भी कर चुका था और अभी एक कॉल सेंटर में जॉब कर रहा था। 8-9 महीने इनकी दोस्ती चलती है। दोस्ती फिर प्यार में बदल जाती है और उसके बाद प्यार ऐसा बढ़ जाता है कि दोनों साथ रहने का फैसला कर लेते हैं। 2019 की शुरुआत में श्रद्धा ये बात अपनी माँ से बताती है। माँ से सब कुछ डिस्कस करती है और बोलती है कि हम दोनों शादी करना चाहते हैं। माँ श्रद्धा को समझाने की कोशिश करती है कि ये सब ठीक नहीं है। माँ ये बात अपने घर पे भी डिस्कस करती है, विकास वॉलकर से भी बताती है और वो सब श्रद्धा के इस फैसले से बहुत नाराज भी थे। घर में थोड़ा कहासुनी भी हो जाती है, पर श्रद्धा किसी के मानने के लिए तैयार नहीं। इन सब के खिलाफ जाके श्रद्धा आफताब के साथ वहीं मलाड में लिव इन में रहना शुरू कर देती है। इस बीच माँ से कई बार फोन पे भी बात होती है। तब फिर माँ उसको समझाने की कोशिश करती है, पर उसका भी कोई फायदा नहीं होता। अब आता है साल 2020। जनवरी 2020 की शुरुआत में श्रद्धा की मां की मृत्यु हो जाती है। उस समय कोविड की लहर बहुत जोर से फैली हुई थी और उसी कोरोना काल में श्रद्धा की मां की मृत्यु हो जाती है। अब क्योंकि श्रद्धा की मां से श्रद्धा की बात ज्यादा होती थी, इसलिए श्रद्धा अपने घर से धीरे धीरे कट सी रही थी। उसके पिता ने 1-2 बार बात करने की कोशिश जरूर की थी, पर श्रद्धा ज्यादा देर तक बात भी नहीं करती थी। वो आफताब के साथ उस जीवन में खुश थी। श्रद्धा के दोस्त भी थे जिनसे वो रेगुलर कांटेक्ट में रहती थी, उनसे हमेशा बात करती रहती थी। इन सब के बीच जब श्रद्धा को बहुत समझाने के बाद भी वो नहीं मानी, तो श्रद्धा के पिता ने उसको उसके हाल पे छोड़ दिया और उसके अपडेट वो उसके दोस्तों से लेते रहते थे या उसके सोशल मीडिया पोस्ट से लेते रहते थे। व्हाट्सएप में अगर फोटो चेंज की तो उन सबको देख के वो समझ जाते थे कि वो ठीक है।
समय निकलता जा रहा था। श्रद्धा आफ्ताब दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और शादी भी करना चाहते थे, पर ना श्रद्धा के घर वाले रेडी थे और ना आफ्ताब के घर वालों ने हाँ कहा। आफ्ताब के घर वाले श्रद्धा से बात जरूर करा करते थे और कभी कभी वीकेंड में मिलने भी आया करते थे। इन सब के बीच दोनों ये फैसला लेते हैं कि इन सब से थोड़ा दूर कहीं दूसरे शहर में जाके एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं और वो दिल्ली को चुनते हैं। दिल्ली इसलिए भी चुनते हैं क्योंकि दिल्ली के पास गुड़गांव है और गुड़गांव में एक आईटी हब है जहां पे उनको नौकरी आसानी से मिल जाती है। यही सब सोच विचार करके वो लोग 8 मई 2022 को दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं। दिल्ली पहुंच के 1-2 दिन होटल में स्टे करते हैं और फिर साउथ दिल्ली के छतरपुर में एक घर उन्हें किराए पे मिल जाता है। वो वहीं पे फिर रहने लग जाते हैं। 12 या 13 मई से उनका नया ठिकाना हो जाता है छतरपुर, दिल्ली। विकास वॉलकर ने यह भी बताया कि उनकी आखिरी बार श्रद्धा से 2021 के मिड में हुई थी। उसके बाद से उनकी श्रद्धा से कोई बात नहीं हुई। अब आता है सितंबर 2022 का महीना, जब श्रद्धा का एक दोस्त थोड़ा परेशान होकर श्रद्धा के भाई को एक दिन फोन करता है और उससे श्रद्धा की जानकारी लेता है। वो ये भी बताता है कि वो कई महीनों से श्रद्धा को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, ना उसका फोन लग रहा है, ना कोई मैसेज जा रहा है और सोशल मीडिया में भी वो कहीं एक्टिव नहीं है, ना ही उसका कोई पोस्ट दिख रहा है। और वो श्रद्धा के भाई से पूछता है कि अगर आपके पास कोई नया नंबर है उसका तो प्लीज दे दीजिए ताकि हम उससे कांटेक्ट कर सकें। ये सब सुन के श्रद्धा का भाई थोड़ा परेशान हो जाता है। वो ये बात अपने पिता को बताता है और उनके पिता विकास वॉलकर भी ये सब सुन के थोड़ा घबरा जाते हैं। दो लोग जो आपस में कई सालों से प्यार कर रहे थे, साथ में रह रहे थे, अब उनमें से एक लापता है, कोई खबर नहीं, तो घबराहट तो लाजमी है। श्रद्धा के पिता विकास वॉलकर श्रद्धा के और भी दोस्तों को फोन लगाते हैं, सबसे बात करते हैं और सबसे उनको यही सुनने को मिलता है कि 2-3 महीने हो गए उसका कोई अपडेट नहीं है, ना फोन लगता है, ना मैसेज में रिप्लाई आता है और ना ही सोशल मीडिया में कहीं उससे बात हो पाती है। थक हार कर श्रद्धा के पिता विकास वॉलकर आफ्ताब को फोन लगाते हैं। आफ्ताब से फोन पे बात होती है और आफ्ताब उन्हें बताता है कि 18 मई को वो मुझे छोड़ के चली गई, ना उसके बाद उसने मेरे से बात करने की कोशिश की और ना मैंने उसे कांटेक्ट किया। ये सुन के श्रद्धा के पिता घबरा जाते हैं और वाकई घबराने की बात भी है। प्यार में पागल प्रेमी को अपनी प्रेमिका की कोई खबर नहीं, इस बात को हजम करना थोड़ा मुश्किल ही था। इन सब खबरों से परेशान होकर विकास वॉलकर ये फैसला लेते हैं कि वो मुंबई जाएंगे और वहां आफ्ताब के परिवार वालों से मिलेंगे, उनसे पता लगाएंगे कि श्रद्धा का कोई अपडेट है क्या। वो वैसा ही करते हैं और मुंबई के लिए रवाना हो जाते हैं। मुंबई पहुंचते ही वो आफ्ताब के घर जाते हैं और वहां पे उन्हें आफ्ताब की माँ मिलती है। वो आफ्ताब की माँ से भी वही सवाल पूछते हैं कि कई महीने हो गए हैं, श्रद्धा का कोई अपडेट नहीं है, कोई पता नहीं है, कहाँ नहीं है, आपके पास उसकी कोई खबर है क्या। आफ्ताब की माँ से भी उन्हें कुछ ज्यादा जानकारी नहीं मिलती। आफ्ताब की माँ उन्हें वही बताती हैं जो आफ्ताब ने उन्हें फोन पे बताया था। वो कहती हैं कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, ना ही आफ्ताब ने कभी उसका जिक्र किया। अब विकास वॉलकर की परेशानियां बढ़ जाती हैं। श्रद्धा के दोस्तों से सलाह करने के बाद विकास वॉलकर ये फैसला लेते हैं कि अब वो पुलिस कंप्लेंट करेंगे। 3 अक्टूबर 2022 को वो मुंबई के वसई पुलिस स्टेशन में एक मिसिंग की कंप्लेंट लिखाते हैं और वो वहां पे सब कुछ बता देते हैं आफ्ताब और श्रद्धा की कहानी। एक रिपोर्ट को मुंबई के नाला सुपारा इलाके में भी लिखवाते हैं। पुलिस रिपोर्ट लिखने के बाद एक्शन में आती है और वो आफ्ताब से कांटेक्ट करते हैं। आफ्ताब को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है और उससे पूछताछ की जाती है, पर उस पूछताछ से भी कुछ खास निकल के नहीं आता। आफ्ताब पुलिस को वही कहानी बताता है कि 18 मई को वो मेरे को छोड़ के चली गई, उसके बाद हमारा कोई कांटेक्ट नहीं है। और इस बात को लेके वो इतना कॉन्फिडेंट था कि पुलिस को भी उस पर जरा सा भी शक नहीं होता। ये सिलसिला कई दिन तक चलता रहता है। जब मुंबई पुलिस को इस केस में कोई खास जानकारी नहीं मिलती और विकास वॉलकर के रिक्वेस्ट करने पे
मुंबई पुलिस ये केस दिल्ली पुलिस को ट्रांसफ़र कर देती है और वो विकास वॉलकर को ये बताती है कि जैसे कि ये दोनों छतरपुर में रह रहे थे तो कायदे से ये केस में आपकी दिल्ली पुलिस की मदद कर पाएगी। हम आपका ये केस दिल्ली पुलिस को ट्रांसफ़र कर देते हैं। छतरपुर मेहरौली पुलिस स्टेशन के अंदर आता है, तो आप मेहरौली पुलिस स्टेशन जाइए और उधर से जाके उनसे मदद कीजिए। विकास वॉलकर दिल्ली पहुंचते हैं और मेहरौली पुलिस स्टेशन में जाके उन्हें बताते हैं कि मेरी एक कंप्लेंट है जो मुंबई से ट्रांसफ़र हुई है। मेरी बेटी काफ़ी दिन से लापता है और वो मेहरौली पुलिस को भी पूरी जानकारी देते हैं, वो सारी कहानी बताते हैं। अब मेहरौली पुलिस की बारी थी, वो एक्शन में आती है। आफ्ताब के फ़ोन डिटेल्स निकालती है, सर्वेलेंस पे लगाती है और आफ्ताब को फाइनली ट्रैक करती है। पुलिस आफ्ताब के ठिकाने पे पहुंचती है और आफ्ताब उसी घर में था जिस घर में वो श्रद्धा के साथ छतरपुर में रहने आया। जब पुलिस ने आफ्ताब से पूछताछ की तो आफ्ताब ने भी उनको वही कहानी बताई कि 18 मई को श्रद्धा मुझे छोड़ के चली गई, उसके बाद हमारा कोई कांटेक्ट नहीं है। मैंने एक दो बार उससे बात करने की कोशिश की पर उसका फ़ोन कभी लगा नहीं। यहाँ तक पुलिस को कोई डाउट नहीं, पुलिस को लगा कि आफ्ताब सच बोल रहा है। फिर पुलिस ने श्रद्धा और आफ्ताब दोनों की कॉल डिटेल्स खंगालने शुरू की और ये पता चला कि 18 मई के बाद से आफ्ताब ने कभी श्रद्धा को फ़ोन करने की कोशिश ही नहीं की। यहाँ पे पुलिस का शक गहराया और उसने आफ्ताब को पूछताछ के लिए थाने बुलाया। 11 नवंबर 2022 को पुलिस ने आफ्ताब को अरेस्ट किया और उसने 18 मई की जो कहानी सुनाई, वो कहानी सुन के आपका दिल दहल जाएगा। 18 मई 2022 वेडनेसडे का दिन। आफ्ताब ने पुलिस को बताया कि करीब शाम के समय उसका और श्रद्धा का झगड़ा हुआ और उस झगड़े के बाद आफ्ताब ने श्रद्धा को मार डाला। क्योंकि ये दोनों लिव इन में काफ़ी साल से रह रहे थे और श्रद्धा बार बार शादी के लिए जोर देती थी, पर आफ्ताब शादी नहीं करना चाहता था। इसलिए इन दोनों के बीच पहले भी कई बार लड़ाई हो चुकी थी, पर 18 मई की शाम लड़ाई बढ़ गई और आफ्ताब ने गुस्से में आकर श्रद्धा का गला दबा दिया और उसकी मौत हो गई। पहले तो पुलिस को इस बात पर यकीन नहीं हुआ, फिर जब उसने आगे की कहानी सुनाई तो पुलिस भी यकीन करने पे मजबूर हो गई। उसने बताया कि पहले उसने श्रद्धा की गला दबा के जान ली और फिर उसके बाद उसके 35 टुकड़े करके मेहरौली के जंगलों में फेंक दिए और ये काम वो लगातार 18 दिन तक करता रहा। हर दिन रात 2 से 3 के बीच थोड़े टुकड़े लेकर जाता और जंगल में जाके फेंक के आ जाता, एकदम बेखौफ और एकदम निडर। उसने 18 को श्रद्धा को मारने के बाद लाश उसी घर में छोड़ दिया और फिर वो सो गया। अगले दिन उठा, मार्केट से एक बड़ा फ्रिज लेकर आया, बॉडी को काटने के लिए औजार लेके आया और टुकड़ों को रखने के लिए पॉलिथीन बैग्स लेकर आया। अब वो लाश लेके बाथरूम में गया और एक एक करके टुकड़े करने लगा। बाथरूम में उसने शावर भी चला दिया और पानी भी चला दिया ताकि खून जमे। वो एक एक करके टुकड़े करता और पॉलिथीन में पैक करके उसको फ्रिज में रख देता। ये पूरा काम करते करते वो एकदम नॉर्मल सा था। उसने होटल मैनेजमेंट का काम भी किया हुआ था, इसलिए उसे इसमें ज़्यादा परेशानी भी नहीं। गर्मी का मौसम था और दिल्ली की बेहद गर्मी में उसे ये पता था कि लाश से बदबू आने लगेगी, इसलिए वो समय समय पे फ्रेशनर और स्प्रे भी मारता रहता था ताकि बदबू घर के बाहर न जाए। उसको ये लाश को काटने में और इसके टुकड़े करने में पूरे 2 दिन लगे। 19 मई से उसने शुरू किया और 20 मई तक वो इसके टुकड़े करता रहा। अब 20 मई से सिलसिला शुरू होता है इन टुकड़ों को ठिकाने लगाने। वो हर दिन रात में 2 बजे उठता, कुछ टुकड़े अपने बैग में डालता और उसको लेके दिल्ली की सड़कों में निकल पड़ता। जहां उसको सुनसान इलाका मिलता, मेहरौली के जंगलों में, वहां जाके वो उन टुकड़ों को उछाल के फेंक के चुपचाप 3 बजे तक वापस लौटा। फिर सुबह घर पे खाता पीता और फिर सो जाता।
फिर शाम को उठता, यही सिलसिला शुरू करता और हर बार वो अलग अलग ठिकाने में जाके टुकड़ों को फेंक के आता। 5 जून तक वो हर रोज यही काम करता रहा। 5 जून को उसने आखिरी टुकड़ा फेंका। इसके बाद वो घर पे आया, इत्मीनान से बैठा और फिर उसने घर को साफ करने की प्रक्रिया शुरू की। उसने बकायदा गूगल सर्च किया कि कौन कौन से केमिकल से दाग मिट जाएंगे और इसका फिर कोई निशान नहीं रह जाएगा। उसे इन सब का पहले से ही नॉलेज था, इसीलिए वो इस तरह से साफ करना चाहता था कि फॉरेंसिक रिपोर्ट भी कुछ ना पकड़ पाए। उसने केमिकल से पूरा घर साफ किया, बाथरूम साफ किया, फ्रिज साफ किया और एक बार नहीं कई बार किया। ये कहानी सुनने के बाद दिल्ली पुलिस के भी होश उड़ गए। अब दिल्ली पुलिस एक्शन में आई और उसने जो जो ठिकाने बताए थे वहां जाके उन हड्डियों के टुकड़ों को ढूंढना शुरू किया। क्योंकि कई महीने बीत चुके हैं और बारिश का सीजन भी निकल चुका है, इसलिए उन लाश के टुकड़ों को ढूंढना दिल्ली पुलिस के लिए बहुत ही मुश्किल काम था। दिल्ली पुलिस ने काफी मेहनत और मशक्कत के बाद कुछ हड्डियों के टुकड़े बरामद किए और ये सब उसी जगह से बरामद किए जहां जहां आफ्ताब ने बताया था कि उसने टुकड़े फेंके। अब इन टुकड़ों का मेल कराने के लिए श्रद्धा के पिता विकास वॉलकर का सैंपल भी लिया गया है और डीएनए टेस्ट के लिए फॉरेंसिक लैब में भेज दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने उसी घर से और कई सारी चीजें भी बरामद की हैं, जिसमें वो फ्रिज जिसमें वो टुकड़े काट के रखता था उसको भी पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया। दिल्ली पुलिस की फॉरेंसिक टीम ने कई बार उस घर की तलाशी लेने की कोशिश की, पर उन्हें कोई खास सफलता नहीं मिली। जब श्रद्धा के कपड़ों के बारे में पूछा गया तो आफ्ताब ने बताया कि उसने किसी कचरा उठाने वाली गाड़ी में उसको फेंक दिया। उसने हर काम इतनी सफाई से किया कि पुलिस को कुछ खास मिल नहीं पाया। अब पुलिस के पास सिर्फ है तो वो 13 हड्डियां जो उसने अलग अलग इलाकों से बरामद की थी। और फिर बाद में आफ्ताब ने दिल्ली पुलिस को यह भी बताया कि श्रद्धा के कपड़े उसने उन्हीं जंगलों में फेंक दिए थे। पुलिस ने वो भी बरामद कर लिए। इस बीच ये पता चला कि उन दिनों जब वो एक एक करके लाश के टुकड़ों को फेंक रहा था, तभी आफ्ताब की डेटिंग ऐप से एक नई गर्लफ्रेंड बनी और वो गर्लफ्रेंड उस घर में भी आ चुकी थी। जरा सोचिए, घर में आफ्ताब की नई गर्लफ्रेंड और पुरानी गर्लफ्रेंड के लाश के टुकड़े सब एक साथ। पर आफ्ताब ने उन टुकड़ों को इतने सफाई से छुपाया कि उसकी गर्लफ्रेंड को खबर भी नहीं लगी। यहीं तक नहीं, उसने श्रद्धा की अंगूठी भी अपनी उस गर्लफ्रेंड को गिफ्ट कर दी थी। अब आफ्ताब का पॉलीग्राफिक टेस्ट हुआ और नार्को टेस्ट हुआ, पर दोनों में दिल्ली पुलिस को कोई खास सफलता नहीं मिली। जब दिल्ली पुलिस की फॉरेंसिक टीम उस घर से कुछ खास निकाल नहीं पाई तो दिल्ली पुलिस ने सेंट्रल फॉरेंसिक टीम की मदद ली। CFSL सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैब की टीम उस घर पे गई और उस घर पे बहुत मेहनत करने के बाद कुछ खून के धब्बे और बाथरूम के टाइल्स के बीच में फंसे हुए कुछ खूनों के निशान आखिरकार खोज निकाले। इस बात की किसी को खबर ना हो, इसलिए आफ्ताब श्रद्धा का सोशल मीडिया अकाउंट जुलाई तक अपने ही चलाता रहा। उसके बाद जब वसई पुलिस ने उसको मुंबई बुलाया था पूछताछ के लिए, तो वो उस फोन को मुंबई में ही कहीं फेंक के आ गया। अब डीएनए रिपोर्ट आ चुकी है और दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कि उन 13 में से कुछ हड्डियां श्रद्धा के पिता विकास वॉलकर से मैच हो गई। दिल्ली पुलिस को इससे काफी उम्मीद भी थी, क्योंकि सारी हड्डियां उसने उन्हीं सब जगह से बरामद की है जिन जगहों का आफ्ताब ने जिक्र किया था। CFSL की फॉरेंसिक टीम ने जो ब्लड सैंपल कलेक्ट किए थे उस घर से, उसकी भी रिपोर्ट आ चुकी है और वो भी मैच हो गई। पॉलीग्राफिक टेस्ट और नार्को टेस्ट से वैसे ही ज्यादा कोई उम्मीद नहीं थी। कुल मिला के अब तक डीएनए एंड फॉरेंसिक रिपोर्ट आ चुकी है और दिल्ली पुलिस का दावा है कि ये दोनों श्रद्धा के पिता से मैच हो गए। इस बात से ये तो कंफर्म होता है कि श्रद्धा अब कभी वापस नहीं आएगी। और अब तक दिल्ली पुलिस के पास सिर्फ यही एविडेंस है इस केस से रिलेटेड। ना अभी तक वेपन मिला है जिससे उसके टुकड़े किए गए थे और ना ही कोई आई विटनेस।
हालांकि आफताब के वकील मिस्टर एम एस खान का कहना है कि डीएनए रिपोर्ट को कोर्ट में देख लेंगे, वो कोर्ट में टिकेगा ही नहीं। श्रद्धा के पिता विकास वालकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये बताया कि श्रद्धा कभी उनसे ज्यादा बात ही नहीं करती थी और उन्हें बाद में पता चला कि वो घर इसलिए नहीं आना चाहती थी क्योंकि आफताब श्रद्धा को ब्लैकमेल करता था और समय समय पर उसका ब्रेन वॉश करता था और उसको ये बोल के उस पर प्रेशर डालता था कि मैं तुम्हें मार दूंगा। विकास वालकर का यह भी मानना है कि आफताब की फैमिली भी इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो सकती है। हैरियत की बात तो यह है कि सितंबर 2022 से पहले तक आफताब के बिहेवियर का विकास वालकर को कोई अता पता ही नहीं था। उन्हें नहीं पता था कि वो श्रद्धा को मारता पीटता भी है। नवंबर 2020 में श्रद्धा ने एवरशाइन सिटी पुलिस वसई में एक पुलिस कंप्लेंट भी लिखाई थी, जिसमें उसने आफताब के अगेंस्ट ये बोला था कि वो रोज मारता है, पीटता है और आज उसने मेरा गला दबाकर मुझे मारने की कोशिश भी की। मुझे वो धमकी भी देता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा और तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके फेंक दूंगा। ये सब पिछले 6 महीने से चल रहा है। उस समय बात इतनी बढ़ गई थी कि श्रद्धा के फ्रेंड्स को उसके घर से आके उसे रेस्क्यू करना पड़ा, नहीं तो शायद आफताब श्रद्धा को उसी दिन मार देता। ऐसा मानना है कि आफताब और श्रद्धा दिल्ली आने से पहले हिमाचल प्रदेश भी घूमने गए थे, जहां आफताब ने उसको मारने की साजिश भी रची थी और वो वहीं उसको पहाड़ों से धक्का देके मारने की कोशिश में था। आफताब की माने तो ये सब एकदम अचानक हुआ है और हीट ऑफ द मोमेंट उसने श्रद्धा का कत्ल किया। लेकिन इन सब कड़ियों को जोड़ने के बाद ये यकीन हो जाता है कि ये एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ है। अभी आफताब तिहाड़ जेल में है और दिल्ली पुलिस को अभी चार्जशीट दाखिल करने में 1 से 1.5 महीने का समय है। इसी बीच विकास वालकर ने सीमा कुशवाहा जी को भी अपॉइंट कर लिया है। सीमा कुशवाहा जी वही लॉयर हैं जिन्होंने निर्भया केस में चारों दरिंदों को फांसी के फंदे तक पहुंचाया था। इस केस से जुड़ी हर एक अपडेट हम आगे भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। आशा करता हूं आपको ये कहानी यहां तक पसंद आई होगी। अगर आप किसी और कहानी को सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आगे आने वाले एपिसोड में उसे कवर करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे आपको हमारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। मिलते हैं एक नए दिन एक नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, सतर्क रहिए और सावधान रहिए। नमस्कार।